नमस्कार, मैं प्रोफेसर एम शाहुल हमीद, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। पाठ्यक्रम अनुवाद आवश्यकता और स्वरूप के अंतर्गत राष्ट्रीय एकात्मकता और अनुवाद 2, ये जो है सप्ताह 12 व्याख्यान 57 में, मतलब राष्ट्रीय एकात्मकता और अनुवाद 2, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण, इसको हम समझेंगे और ये यूरोपीय के अनुभव के आधार पर समझेंगे, फिर भारतीय के आधार पर भी समझेंगे आगे के व्याख्यानों में। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आगे की जो व्याख्यान हैं, ये जो पांचों व्याख्यान इसी पर रहेंगे, जहाँ पे हम अनुवाद, राष्ट्रीय एकात्मकता और अनुवाद पर हम 5 व्याख्यान सुनेंगे लगातार। तो अब यहाँ पे हमने पिछले व्याख्यान में हमने ये देखा कि राष्ट्रीयता या राष्ट्र के निर्माण के लिए जो जनता है या राष्ट्र के जो लोग हैं, तो उनकी मनोभावनाओं को समझना ज़रूरी है, तभी हम राष्ट्रीय एकता स्थापित कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने भाषा पर व्याख्यान सुना और उसमें द्विभाषी और बहुभाषिकता क्या है ये समझा। तो हम इसलिए समझा कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो भारत के लोगों की समझ किस तरह से है और भारत के लोग किस तरह से भाषा को लेकर अपना एक व्यवहार या एक समझ रखते हैं। तो उसको समझने के बाद हम अब राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्र निर्माण क्या है, ये हम देखेंगे यूरोपीय और भारतीय संदर्भ में। इसको क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि फिर इसको समझेंगे, फिर राष्ट्रीय एकता पर हम आएंगे कि भारत में राष्ट्रीय एकता क्या है और वहां पे अनुवाद का क्या महत्व है, ये हम देखेंगे। तो राष्ट्र निर्माण का विचार जो है उस पर हम देखेंगे। तो इसके संबंध में राष्ट्र निर्माण का विचार जो है वो अंतर्भूत संबंध है उसका, किसके साथ? राष्ट्रीय राज्य और राष्ट्रवाद। अब इसके विचार में जो है देसाई के अनुसार क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय समुदायों, राष्ट्रीय समाजों, राष्ट्रीय राज्यों और राष्ट्रीय संस्कृतियों के अस्तित्व में आने से पहले विश्व के विभिन्न भागों के समुदायों का समन्वयता सामाजिक अस्तित्व के विभिन्न चरणों, जनजातीय, दास और सामंत्य प्रथा से गुजरना पड़ता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि राष्ट्र को या इस भावनाओं को लेकर आने से पहले हम विश्व के विभिन्न भागों के समुदायों को समन्वयता सामाजिक अस्तित्व पर और वहां के जो लोग हैं और वहां की जो प्रथा है उसको समझना। इसलिए मैंने भाषा और द्विभाषी और बहुभाषी पर बात किया था। तो सामाजिक अर्थ और सांस्कृतिक विकास के एक विशेष चरण में राष्ट्रीय अस्तित्व में आए हैं। तो सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक विकास ये कब आता है? जब राष्ट्र का अस्तित्व हमारे सामने आता है। तो 16वीं सदी के बाद से मानवीय इतिहास के रंगमंच पर राष्ट्रीय संगठन के विभिन्न चरणों में राष्ट्रीय समुदायों का उदय हुआ। अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई एक संगठन है या एक समुदाय है तो वो राष्ट्र के स्तर पर हम उस पर बात करते हैं, क्योंकि वहां से विकास संभव है। एक राष्ट्र को गैर राष्ट्रीय समुदाय से पृथक करने वाले लक्षणों को रेखांकित करने के लिए देसाई कार को उद्धृत करते हैं। कार की परिभाषा यद्यपि यूरोपीय केंद्रित है और इन अर्थों में भारत को एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करने की कुछ समस्याएं हैं, फिर भी यह भारतीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें राष्ट्र को मूलतः एक सांस्कृतिक विचार के रूप में रेखांकित किया गया है, जो केवल
तब ठोस रूप लेता है जब उसकी एक राजनैतिक और भौगोलिक संरचना होती है जो इसे राज्य बनाती है। हेवुड और राजनीति वैज्ञानिक का तर्क है कि राष्ट्र और अन्य राज्यों की सीमाएं यथासंभव किसी विशेष भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से मेल खाए ताकि अपने संप्रभु राष्ट्रीयता का दावा किया जा सके। अब ये एक भौगोलिक संरचना है राष्ट्र। तो अब इसको हम भारत के संदर्भ में लेंगे तो भारत में जैसे मैं आपसे कहा था कि स्वतंत्रता से पहले अपनी अपनी एक सीमाएं निर्धारित थी। स्वतंत्रता के बाद सारा भारत जो है एक राष्ट्र के रूप में हमारे सामने है। तो इस अर्थ में राष्ट्रीय राज्यों का उदय राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय निर्माण की भावना से होता है और वे इस प्रक्रिया को और प्रबल बनाते हैं। जैसे कि सुभाष कश्यप लिखते हैं, एक वर्तमान संबंधित परिघटना या अवधारणा यूरोप में साकार हुई और फ्रांस एवं इंग्लैंड के प्रथम राष्ट्रीय राज्य के रूप में उदय हुआ। बाद में 19वीं शताब्दी के अंत तक इटली एवं जर्मनी इस रूप में उदित हुए। सामाजिक दृष्टिकोण से हाल ही में किए गए कुछ अध्ययन और राष्ट्रवाद की संरचना की व्याख्यान ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं, जिससे आधुनिक काल में राष्ट्रीय राज्य और राष्ट्रवाद के विचार के ऐतिहासिक विकास के बारे में हमारी समझ बढ़ी है। एक अन्य महत्वपूर्ण अध्ययन में जी एलिसियस ने इस मुद्दे को एक जटिलता के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे एक समाज की राष्ट्रीय पश्चात चरण को उसके राष्ट्रीय पूर्व चरण के साथ जोड़कर देखा जा सकता है, जिससे मानव समाजों को दो आधारभूत तत्वों संस्कृति और सत्ता के बदलते संबंध की गतिशीलता को पहचान कर उसे सही दृष्टिकोण में समझा जा सकता है। तो एलियस कहते हैं कि यदि राष्ट्र और राष्ट्रवाद का अर्थ संस्कृति और सत्ता के बीच समरूपता है, तो क्या राष्ट्र पूर्व या आधुनिक काल से पूर्व के चरण में सांस्कृतिक और राजनीतिक थी? इस पर विद्वानों में मतभेद हो सकता है, पर यह विचार सर्वथा नया नहीं है कि एक संस्कृति दूसरे से अधीन नहीं रहना चाहती, बल्कि अपनी सत्ता कायम करना चाहती है। यहाँ तक कि प्राचीन काल में संस्कृति एवं सत्ता के बीच मिश्रण के रूप देखते हैं। राष्ट्र की आधुनिक परिघटना में संस्कृति और सत्ता के बीच परिवर्तनशीलता और समाज बदलाव की समरूपता के एक विशेष रूप का संकेत मिलता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि संस्कृति भिन्न है। अगर संस्कृति भिन्न है तो एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के अधीन नहीं रह सकती है, और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के अधीन नहीं रह सकता। सत्ता परिवर्तन होता रहता है। तो यहां पे जो है राष्ट्रीय एकता की भावना आना मुश्किल हो जाएगा। तो भावना उत्पन्न होनी है किसी के मन में राष्ट्रीय एकता की, तो वहां पे एक रूपता लानी है। तो इसी पर जो है विभिन्न विद्वानों के मत हैं। राष्ट्रवाद संस्कृति सत्ता मिश्रण के अतीत या पूर्व आधुनिक असमान सोपानिक का आरोपित स्वरूप को दूर जाने और एक समान तथा समरूप स्थिति की संरचना करने को उद्धृत दिखता है। यहाँ राष्ट्रवाद की मांग सत्ता के संस्कृति पर समान फैलाव के माध्यम से राष्ट्र में परिवर्तन होने की है। एलिसियस आगे लिखते हैं कि आधुनिकता में राजनीतिकरण की राष्ट्रवादी प्रक्रिया संस्कृति को उसकी संपूर्णता में अंगीकार करती है। तो अब यहाँ पे आधुनिकता और राष्ट्रीयकरण और फिर आधुनिकता और राजनीतिकरण, इसकी जो प्रक्रिया है इसमें संस्कृति क्या है उसकी संपूर्णता को अंगीकार करती है।
अपने सभी सदस्यों को अधिकार और दायित्व देती है और इस दायरे से बाहर की संस्कृतियां और लोगों के उन्हें पृथक करती है। इस तरह पुरुषों और महिलाओं के जन समूह जिन्हें अब तक समाज के अंदर सुविधा संपन्न दायित्वपूर्ण लोगों की आरोपित सोपानिक संरचना और राज्य में वंशगत शासन के माध्यम से राजनीतिक सत्ता की परिधि से परे रखा गया, उनका समान अधिकारों व दायित्वों वाले नए राजनीतिक नागरिक समाज की संरचना के लिए राष्ट्रवाद में राजनीतिक रूप में उदय हुआ है। आधुनिक राष्ट्रवाद में संस्कृति और सत्ता के बीच समरूपता का यही विशेष स्वरूप है। अब बात अगर हम इस पर बात करें कि जहां भेद है मनुष्य और मनुष्य के बीच में और जहां पे प्रथा के बीच में, तो वहां जो है एकता स्थापित करना बहुत कठिन है। अब आधुनिकीकरण क्या है? जैसे आधुनिकीकरण की जब हम बात करेंगे तो वहां यह है कि सब समान अधिकार हैं, सबका समान कर्तव्य है। जैसे अभी भारत में अगर हम देखेंगे तो हमारा स्वतंत्र भारत है, तो स्वतंत्र भारत में हमें कह रहे हैं कि हम नागरिक हैं भारत के, तो हमारा समान अधिकार है और हमारा समान कर्तव्य है और हम भारत के विकास के लिए हम सब काम करेंगे। भारत के लिए हम अपने जो है प्राण भी देने के लिए, त्याग करने के लिए तैयार हैं। तो हम एक रूपता लाने की पूरी, लेकिन इसमें आधुनिकता है। आधुनिक जो राजनीति है या राष्ट्रवाद है, ये सब चीजें हमारे यहाँ, अगर स्वतंत्रता के पहले के भारत की बात करें तो हम एक क्षेत्र तक ही सीमित रहे। तो जैसे मुगल शासन है, तो दूसरे अंग्रेजी शासन है, तो जनता का लगाव उस शासन से, तो यहां पे समन्वय लाने की पूरी कोशिश की गई। तो समरूपता का एक विशेष स्वरूप होता है। राष्ट्रीय अस्मिता के निर्माण में राज्य के सांस्कृतिक संस्थाओं और अनुवादों के बीच परस्पर संबंध पश्चिम से उदाहरण। अब यहाँ पे है कि अब यहाँ तो हमने समझ लिया, हम ये समझ गए हैं कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्रीय भावना क्या है, उसमें एकता कैसे स्थापित होनी है और उसमें आधुनिकता और राजनीति, इन सब चीज़ों को हमने समझा। अब यहाँ पे ये देखें कि अनुवादकों का क्या संबंध है। अब ये पश्चिम से उदाहरण है, आगे हम भारतीय उदाहरण भी देखेंगे। तो यदि हम सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और राजनीतिक विचारकों और समाज के आलोचकों द्वारा प्रस्तुत प्रमुख विचारों में मौजूद वैकल्पिक आधारों, आलोचनाओं, मूल्यांकनों और उनके विचारों का ध्यान नहीं देते हैं, तो हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में देश बनाने के एक महत्वपूर्ण तत्व से दूर हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद एक आधुनिकता और आत्मविश्लेषण प्रणाली प्राप्त नहीं की जा सकती। तो अगर हम आलोचकों को और विचारकों को नहीं लेके चलेंगे, जैसे अभी भारत के निर्माण में सिर्फ किसी एक व्यक्ति का भाग नहीं है, उसमें विचारक भी हैं, आलोचक भी हैं, नेता भी हैं, समाज सुधारक भी हैं। इन सब ने मिलकर भारत को बनाया है और इसके बिना भारत आगे भी नहीं बढ़ सकता। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में हो जाए, आप जो है सामाजिक शास्त्र के क्षेत्र में हो जाए, आर्थिक विकास के क्षेत्र में हो जाए, तो हम इन सबको लेके चलेंगे। जैसे साहित्य का एक बहुत अहम स्थान होता है। तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक सामान्य विचार और एक सामान्य समझ विकसित करने में यह प्रक्रिया ही नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माण के प्रयास से भी योगदान मिलता है। इसके बाद सामाजिक और राजनीतिक संरचना के समान भाषा और व्याकरण की स्थिरीकरण के माध्यम से संरचना का निर्माण, साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान का निर्माण और समझ, स्थानीय राष्ट्रीय समझ से वैश्विक दृष्टिकोण का विकास, ये सभी वास्तव में देश निर्माण के सहायक और अनिवार्य तत्व हैं।
विशेषकर इस आधुनिक युग में अनुवाद की भूमिका बिना जाने महत्वपूर्ण और दीर्घकालीन परिणाम उत्पन्न करती है, तो जो सामान्य ध्यान में नहीं लाई जा सकती। तो अब यहां पे ये सब संरचना हमें चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इन सब चीजों में चाहिए, लेकिन यहां पे अनुवाद जो है वो प्रमुख भूमिका निभाते हैं भारत जैसे देश में। अब बात यह है कि क्यों हम इस पे बात करें, कि भाषाएं बहुत हैं, भिन्न संस्कृतियां हैं, उसको हम भारतीय संस्कृति के रूप में लिए हैं, तो वहां अनुवादक जो है वो अहम भूमिका निभाता है इस एकता को स्थापित करने में। क्योंकि वो जो विचार एक भाषी के हैं, वो भाषी, जैसे एक भाषी है वो मराठी है, गुजराती भाषी हैं, तो वो तो अगर वो द्विभाषी हैं तो वो तो दूसरी भाषा में, लेकिन वहां भी तो अनुवाद हो रहा है। अपनी मातृभाषा से दूसरी भाषा में कहते समय वो खुद अनुवादक बन जाते हैं वहां पे। तो जिसको हम कहेंगे इंटरप्रेटेटर भी, जो हम बात कर सकते हैं कि जो इंटरप्रेट करके जो समझा रहे हैं वो, तो अनुवाद वहां पे उसकी प्रक्रिया और उसकी प्रणाली जो है काम आ रही है, वहां पे उसके सभी सिद्धांत जो है वो प्रयोग में आते हैं। तो ये अनुवाद का जो है वो भूमिका, उसके जो इसके भूमिका के बिना ये संभव नहीं है। इंग्लैंड में राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में उत्तर पुनर्स्थापना काल 1660 में ऐतिहासिक रूप से राजनीति और धर्म उथल पुथल के काल में इससे आधुनिक युग का सूत्रपात किया गया, और अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विकास में सामाजिक आर्थिक बदलाव के समांतर और क्रांतिकारी के साथ साथ राष्ट्रवाद लहरें भी दिखाई दिए, जैसे लेगियस और कजामिया ने इसे सही अर्थ में प्रस्तुत किया है। अब उदाहरण के लिए अब हम देखें, जैसे देखिए हम क्यों पाश्चात्य पश्चिम की चीज़ों को ले रहे हैं, अगर हम देखेंगे तो एक तो इतिहास है। भाई इतिहास हमें जो है वो हमें समझाता है कि आगे हमें किसी का इतिहास है, या जो भी इतिहास है हमारे देश का है या किसी भी देश का है, तो उसकी समझ हमें जो है एक सुधार को लेके जाती है कि हम एक सही दिशा की ओर ले जा रहे हैं। दूसरी बात है कि प्रक्रिया में हुआ क्या, या अगर ये प्रक्रिया कहीं हो चुकी है तो वहाँ हुआ क्या, उसका परिणाम क्या रहा। अब वही चीज़ जब हम भारत में लेके आ रहे हैं तो वहाँ पे हमें किन किन चीज़ों से सावधान रहनी चाहिए। अच्छा, यहाँ के विचारक जो जिन्होंने यहाँ पे सुधार लेके आए हैं वो वहाँ की प्रक्रिया को पहले ही समझ गए, क्योंकि वो घट चुकी थी। तो जब वो घट गई है तो वो उस प्रक्रिया को ये समझने में इनके लिए बहुत आसानी है, तो फिर भारत के निर्माण में बहुत आसानी हुई। तो यहाँ ये जो है अनुवादक बन गए, या अनुवाद के माध्यम से इन्होंने समझा बहुत सारी चीज़ों को, तो यही है। तो आगे चलते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से अंग्रेजी राष्ट्र का आधुनिक विकास से शुरू हुआ है, लेकिन नैतिक और साहित्यिक क्रम में ये तिथि 1660 की है। इसके बाद के से हवाई किले बनाने की आकांक्षा और किशोरावय की मूल्य का युग नहीं रहा। प्रयोगशय ने सचेत नियम के रूप में इसके अस्तित्व को प्रभावित किया, और इसमें अंग्रेजी और मेधा का सबसे समुचित चित्र हमें प्रस्तुत किया गया। तो 1660 में एक नए समाज और नए साहित्य का सृजन होता है। पुनर्स्थापना का एक अंग्रेजी आत्मा के एक सबसे उल्लेखनीय बदलाव से सम्मेलन होता है। तो ये लेगियस कह रहे हैं, 1981 में कह रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि उत्तर पुनर्स्थापना काल में पाश्चात्य समाज वैज्ञानिक और सुनियोजन शैली में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ गया। नव जागरण में रोमांटिक रुझान के चलते वर्तमान शैली में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई। तो तब सभी आस्थाओं पर सवालिया निशान लगने वालों एक दर्शन के मेटाफिजिक कवि जॉन डॉन जो के बदले जॉन लॉक सरीखे दार्शनिक के गंभीर व्यवहारिक और प्रयोगशित विचारों का मार्ग प्रशस्त। तो यहाँ पे एक नवजागरण का एक रुझान उत्पन्न हुआ है।
तो यहाँ पे जो है कुछ दार्शनिक विचार, गंभीर विचार सामने आए। तो ये वही समय था जब राष्ट्र द्वारा संचालित संस्थाएं और सृजनशील विचारकों ने आपसी तालमेल से जाने अनजाने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। यूरोप में व्यापक स्तर पर वह इन प्रयासों को रेखांकित करने के लिए रॉयल सोसाइटी और जॉन ड्राइडन के उदाहरण प्रासंगिक है। ये सारे प्रयास आधुनिक युग में राष्ट्रीय अस्मिता निर्माण करने और उसे मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए। रॉयल सोसाइटी जैसी संस्थाओं ने नवीनीकरण, जो पीछे के समय में राष्ट्रीय दृष्टिकोण में ज्ञान निर्माण के लिए अधिकारियों और व्यवहारिक मार्ग को अपनाया, तो वहां पे जो है अनौपचारिक रूप से स्थापित रॉयल सोसाइटी, जो 1662 में रॉयल सोसाइटी के रूप में एक कानून के साथ आधिकारिक रूप से स्थापित हुई है। डेविड डिचेंस के अनुसार रॉयल सोसाइटी के उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक ढांचे की एक योजनाबद्ध संरचना के रूप में प्रकट होते हैं। वैज्ञानिक ढांचा के एक योजनाबद्ध संरचना के रूप में ये हमारे सामने स्थापित हो रहे हैं। द रॉयल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य व्यवहारिक वैज्ञानिक प्रयोग करना था। इसकी विभिन्न समितियां गणित, ज्योतिषी, प्रकाश विज्ञान, मतलब जो फिजिक्स से रिलेटेड वाली चीज़ें हैं, वो रसायन, कृषि और के विषय से संबंधित हैं। सोसाइटी का जो लक्ष्य रहा वो है कि भौगोलिक और वास्तुकला, हाइड्रोलिक्स और इतिहास जैसे विषयों में भी हस्तक्षेप रहा। सोसाइटी की कृति फिलोसफिकल का प्रकाशन 1656 से आरंभ हो गया है और इसका उद्देश्य मौलिक उपक्रमों, अध्ययनों और परिश्रमों के विश्व के कई अहम भागों में सार्वजनिक करना था। अपने सदस्यों से सोसाइटी की अपील थी कि वे एक विदूषक या विद्वान से पृथक, सीधी, सपाट और स्वाभाविक भाषा में बात करें, सकारात्मक अभिव्यक्ति दें, स्पष्टता रखें, स्थानीय लोगों की तरह सुलभ भाषा का प्रयोग करें, यथासंभव 2 या 2-4 कहने का प्रयास करें और एक शिल्पी, एक देहाती और एक सौदागर की तरह बात करें। रॉयल सोसाइटी में वैज्ञानिक, कैवेलियर, नागरिक और लेखक के पेशों में लगे लोग मिलते हैं और उनकी गतिविधियों में चार्ल्स द्वितीय भी अभिरुचि लेते हैं। सोसाइटी के सदस्यों में रॉबर्ट वॉयल और आइजैक न्यूटन ही नहीं बल्कि जॉन ड्राइडन, जॉन एवलिन और सैमुअल पेपिस भी शामिल थे। तो अब एक रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई और इस सोसाइटी में बहुत सारे विकास को लेकर सोच बढ़ी और उसके लिए कार्य भी किए। वहाँ पे जो है उस सोसाइटी की खोज पर जिस तरह से उसमें परिवर्तन लाने के लिए, जैसे वाद विवाद या उसमें जो है जो उसका जो कोई लोग उसको कह रहे हैं कि जो उन्होंने समझा उसको माना नहीं, तो उसको समझाने के लिए, मतलब आप उसको सकारात्मक रूप से भी देखें और उसमें सुधार लाने की कोशिश की गई। तो आधुनिक अंग्रेजी गद्य के विकास में रॉयल सोसाइटी के घोषणा पत्र में उल्लिखित सरलता और स्पष्टता के प्रभाव को दूर दूर तक और व्यापक रूप से इतिहासकारों ने अपनाया। डेविड डाइजेस ने तो यहाँ तक कह दिया कि आज वैज्ञानिक या दार्शनिक विषयों पर सर थॉमस ब्राउन और बिशप स्प्रेंट की हिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी की शैली में कोई भी विमर्श नहीं कर सकता। दोनों ने सरल भाषा में गद्य शैली के उदाहरण दिए और इसी शैली की अनुशासन की कि जो भी विभिन्न रूपों में कौली के निबंध, जॉर्ज सेवाई और मार्किस ऑफ हैलिफैक्स के विविध आलेख के उपदेश और ड्राइडन के निबंधों में दिखाई देती है। तो इसको लेकर प्रकाशन हुए
और वो प्रकाशन भी जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। रॉयल सोसाइटी के कार्यों को देश के निर्माण के प्रारंभ रूप में देखा जा सकता है। इसका उद्देश्य राज्य के हस्तक्षेप के माध्यम से विभिन्न विषयों पर राष्ट्रीय बहस को एक रूप में दिशा प्रदान करना है। रॉयल सोसाइटी ने सरलता और बोलने की भाषा के उपयोग के विचार को प्रस्तुत किया, जिसका व्यापक प्रभाव अनुवादकों के मन और मानसिकता पर पड़ा। तो इस संदर्भ में जॉन ड्राइडन के कार्य और योगदान को लोगोयस और काज़िमिया के शब्दों में एक अंग्रेज के अंतर्मन में सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन कहा जा सकता है। उस समय के इंग्लैंड के एक राष्ट्रीय मानसिकता को विकसित करने और उसमें व्यक्त करने के लिए ड्राइडन द्वारा चुने गए विषय, कहावतें और दृष्टिकोण इस स्पष्ट रूप में दर्शाते हैं। और ड्राइडन की कविताएं, नाटक और समीक्षा में उनका प्रयोग ऐतिहासिक महत्व रखता है। तो पाठ अनुवाद के लिए उनकी दृष्टिकोण को देखने से पहले उनकी समीक्षाओं को देखना जो है अनुचित है, जिसमें उनके कार्यों और अनुवादकों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो अब ये जो रॉयल सोसाइटी के कार्य रहे और फिर आगे जो अनुवाद हुए उसमें राष्ट्रीय एकरूपता बनाए, क्योंकि राष्ट्र के विकास को लेकर जो भावनाएं उत्पन्न हुई हैं और फिर उन भावनाओं से उत्पन्न हुई चीजों को और फिर उसमें साहित्य का जो है एक महत्वपूर्ण योगदान जो राष्ट्र की एकता बनाने में एक जो है एक महान कार्य रहा। एक राष्ट्र में अपनी पहचान, संस्कृति और साहित्यिक परंपरा की खोज के प्रति रुचि किसी भी साहित्यकार जो है अपनी साहित्यिक चर्चा के विषय में चयन कर कैसे प्रभाव डालती है, इसका उदाहरण है कि जॉन ड्राइडन ने अपनी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति एन एसे ऑफ ड्रामेटिक लिखने के लिए प्रेरित किया। विलियम्स के विम्सन जूनियर और क्लिथिन ब्रूक्स ने बताया कि एक फ्रांसीसी लेखक सैमुअल सॉब्रियर के वायजिस नामक रचना ने रॉयल सोसाइटी के इतिहासकार थॉमस स्प्रेन की पहली बार प्रतिक्रिया देखने के लिए प्रेरित किया और समय के साथ ड्राइडन को एन एसे ऑफ ड्रामेटिक वॉइसेस लिखने के लिए प्रेरित किया। सैवरियर ने अपनी पुस्तक में अंग्रेजी विज्ञान और अंग्रेजी मंच कला के खिलाफ अत्यधिक नकारात्मक विचार प्रस्तुत किए, ये उल्लेखनीय है। पाठकों के नाम पर विचार की प्रारंभिक पंक्तियों में मूलतः साहित्यिक और फिर आलोचनात्मक इस लेख के पीछे राष्ट्रीयता के उद्देश्य होने को स्पष्ट संकेत है। अब यहाँ ये है कि ये नहीं कि कोई उन विचारों को मान लेते हैं, नहीं, उन विचारों में भी जो है अपने विचार प्रस्तुत करते हैं आलोचनात्मक, ताकि उसमें एक सुधार आए, उसमें एक और जो है एक विशालता उत्पन्न हो। तो इस लेख में ड्राइडन का निएंडर नया मानव नामक एक चरित्र के रूप में फ्रांसीसियों के खिलाफ अंग्रेजों के समर्थन में कहते हैं कि अंग्रेजी कविता की जीवंतता फ्रेंच की निष्ठुर औपचारिकता से कहीं बेहतर है। वेमसेट और ब्रूक्स के अनुसार पूरे लेख में ड्राइडन निएंडर के माध्यम से अपनी दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं, जबकि अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर और वेमेंट फ्लेजर और बेन जॉनसन को क्लासिक कवियों के समकक्ष रखते हैं, जो साहित्यिक प्रतिभा के उच्चतम स्तर की ओर ले जाते हैं और राष्ट्रीय स्वाभिमान से सब में सुनहरे पलों में से एक निबंध से उद्धृत है। तो साहित्य जो है वो कितना उसकी श्रेष्ठता है समाज के सुधार में और समाज के विकास में और राष्ट्रीय एकता में, इसको ध्यान में रखा गया। शेक्सपियर हमारे होमर थे अथवा हमारे नाट्य कवि के जनक जॉनसन वर्जिल थे। विद्वान लेखक शैली के विरोधा में उनका प्रशासक हूँ, पर शेक्सपियर की पूजा करता हूँ। तो ये इनके कथन हैं जो ड्राइजेक्स में उपलब्ध है। ये कहा जा सकता है कि ड्राइडन जैसे एक क्लासिक लेखक प्रशिक्षण और दृष्टिकोण में जो दृष्टि से क्लासिक लेखक
बने जॉनसन से अलग होकर शेक्सपियर के उद्देश्य की ओर झुकाव रखते हुए उन्होंने शेक्सपियर के प्रति राष्ट्रीय विचारधारा की धुन को जोड़ दिया। ये विचारधारा ये संकेत करती है कि शेक्सपियर नाटक प्रेमियों के बीच आसानी से समझी जाने वाली और लोकप्रियता थी। एन ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएसिस लिखने के तात्कालिक कारण और उद्देश्य पर विचार करते समय हम कह सकते हैं कि ये लेख देश की संस्कृति और राजनीतिक संवाद में एक विशिष्ट स्थान रखती है। संबंधित लेख में अंग्रेजी लेखकों के सम्मान की रक्षार्थ कवि की मंशा, प्रमुख अंग्रेजी बनाम फ्रांसीसी नाटककारों की साहित्यिक उपलब्धियों का सही ढंग से वर्णन करता है। ये राष्ट्रीय भावना ड्राइडन के अनुवादों में भी देखी जा सकती है। अनुवादक के रूप में उन्होंने जो अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख रचना दी वर्क्स ऑफ वर्जिल में प्रस्तुत की, जिसका प्रकाशन सदस्यता के माध्यम से किया गया है। वर्जिल के अनुवाद का प्रकाशन एक राष्ट्रीय घटना है क्योंकि ड्राइडन ने इस अनुवाद को समकालीन राजनीतिक आलोचना के एक उपकरण के रूप में बदल दिया। ड्राइडन द्वारा अनुवादित वर्जिल की एनेड कविता के सामान्य ग्रंथ में व्यापक रूप से उद्धृत की गई और इन्हें 18वीं सदी की साहित्यिक रुचि को उत्पन्न किया। तो अब यहाँ पे राष्ट्रीय भावनाओं को उजागर करने के लिए उसमें एक तरह की एक दिशा को लेके चले गए। इस सूक्ष्म प्रक्रिया के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत रचनात्मकता इसमें सामाजिक या राष्ट्रीय जिम्मेदारी के बीच आपसी संबंध के कारण बने कि अपने कैरियर के अंतिम चरण में ड्राइडन ने चौसर का रुख किया। उन्होंने उनके कामों का अनुवाद किया। ड्राइडन की मृत्यु के वर्षों 1700 में प्रकाशित उनकी रचना प्रीफेस टू फेप्स में चौसर के अलावा इतालवी कवि बोकसियो के अनुवाद भी शामिल हैं। ड्राइडन ने चौसर के महान क्लासिकल कवियों की श्रेणी में स्थान दिया जो कि राष्ट्रीय भावना द्वारा प्रेरित प्रतीत होती है। तो यहां अनुवाद का प्रमुख योगदान रहा। ड्राइडन के माध्यम से ये बताने की कोशिश हुई है। अब यहां तक आप समझे हैं, ये आगे के चरण में भी आगे चलता रहेगा। यहाँ हमने ये जो व्याख्यान में हमने ये देखा कि पश्चिम में राष्ट्र भावना के निर्माण लाने के लिए किस तरह से रॉयल सोसाइटी का निर्माण हुआ और फिर वहाँ पे जिस रॉयल सोसाइटी के निर्माण के साथ ये हुआ है कि एक राष्ट्रीय विकास को लेकर और फिर उसमें साहित्य और साहित्य के अनुवाद को लेकर और अन्य जितने अच्छे साहित्यिक थे उनकी तुलना को लेकर एक राष्ट्रीय एकात्मकता का की भावना को किस तरह से उजागर किया गया है, यह हमने देखा। इसका आगे के व्याख्यान में भी इसका जो है और विस्तारित रूप देखेंगे। तो एक मैंने उदाहरण दिया है अनुवाद के लिए, तो इसका अभ्यास आप लोग कीजिए। ये मूल है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स, इट इज द लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी and it contains many rich literary treasures. It gives us an introduction to Western thoughts and culture. For a few of us, therefore, a knowledge of English is necessary. They can carry on the Department of National Commerce and International Diplomacy and for giving to the nation the best of Western literature. Thoughts and science, that would be the legitimate use of English. Whereas today English has usurped the dearest place in our hearts and dethroned our mother tongue. It is an unnatural place due to our unequal relation with Englishmen. The highest development of Indian mind must be possible without knowledge of English. It is doing violence to the manhood and especially the womanhood of India to encourage our boys and girls to think that an entry in the best society is impossible without knowledge of English. It is too humiliating a thought to be bearable to get rid of infatuation for English in once of essential of स्वराज। अब इसका अंग्रेजी देखें, अनुवाद है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य की भाषा है, वह कूटनीति की भाषा है और इसमें कतिपय समृद्धि साहित्यिक निधियों हैं और ये पाश्चात्य विचारधारा और सभ्यता का हमको परिचय कराते हैं। इसलिए हम में से कुछ के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है जिससे वे राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभागों का काम चला सके और पाश्चात्य साहित्य चिंतक और
विज्ञान के श्रेष्ठ अंश से अपने को अवगत कराने का प्रयास कर सके। वह अंग्रेजी का युक्तिगत उपयोग होगा, लेकिन इस समय अंग्रेजी ने हमारे मातृभाषा के स्थानच्युत करके हमारे हृदय के भीतर प्रियतम स्थल पर अधिकार जमा रखा है। ये अस्वाभाविक स्थिति है, जिसका कारण है हमारे और अंग्रेजी के माध्यम का असमान संबंध। भारतीयों का चरम बौद्धिक विकास अंग्रेजी भाषा की जान के बिना संभव होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा के हान के ना रहते उच्च श्रेणी के बीच प्रवेश असंभव है। ऐसे विचार हमारे अपने लड़कियों के मन में बैठाने, भारतीय पुरुषत्व और खासकर भारतीय नारीत्व का अपमान करना है। ये विचार है आपत्तिजनक कि सह नहीं जा सकता। अंग्रेजी के मोह को छुटकारा पाना स्वराज का अनिवार्य अंग है। तो इसका अभ्यास कीजिए जो मैं अभी पढ़ा हूँ, और उसमें जो है उस अभ्यास के माध्यम से आप अपने अनुवाद की कला को जो है और निखारिए। संदर्भ पुस्तक एवं ग्रंथ जो है अनुवाद और भारतीय भाषाएं MTT 14 इग्नो, पृष्ठ संख्या 115 से 121। यहाँ से हमने इस व्याख्यान के लिए सामग्री को जुटाया है, संदर्भ के रूप में लिया है, उदाहरणों को लिया है। अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि भोलानाथ तिवारी, संपादक अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि भोलानाथ तिवारी, संपादक जयंती प्रसाद नौटियाल। अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी। वेबसाइट पर उपस्थित कई अन्य प्रकाशन। जो अनुवाद का जो उदाहरण मैंने यहाँ रखा है, जो मैंने लिया है अनुवाद के लिए वो सामग्री, वो है हिंदी में सरकारी कामकाज, ये बुक ऑन नोटिंग ड्राफ्टिंग ऑफ ऑफिशियल प्रोसीजर इन हिंदी, राम विनायक सिंह हिंदी प्रचारक संस्था से ये प्रकाशित हुई है, और 188 से 190 तक के जो है पृष्ठ से इसको सामग्री लिया है। तो आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।